चलो we'll start with next question number 16th. The de Broglie wavelength of an electron with kinetic energy 120 eV is. आपको kinetic energy दिया इलेक्ट्रॉन का and they're asking you what is the de Broglie wavelength. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. H की वैल्यू दी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता दिया आपको, 1 eV का कन्वर्जन भी दिया है जूल में. You are just supposed to find out what is de Broglie wavelength. तो de Broglie wavelength अगर आपको एनर्जी दिया होगा तो अगर आपको एनर्जी का वैल्यू दिया होगा और आपको de Broglie wavelength पूछा होगा तो इट इज जस्ट, इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m e. यहाँ पे जो e होता है इट शुड बी इन जूल्स, क्योंकि आपको वेवलेंथ चाहिए मीटर में, मतलब एंगस्ट्रॉम में, तो e का वैल्यू इट शुड बी इन जूल्स. तो e आपको दिया हुआ है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको आप कन्वर्ट कर लोगे 120 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इट विल बी इन जूल. एंड ऑफ कोर्स ये जो 120 का 10 इसको दे दो तो 16 इंटू 12, 16 12 इज हाउ मच, 16 12 192. कितना होता है 192 10⁻⁻19, बराबर है ना. 16 10 160, 16 2 32, 160 32 192. ये आ गया आपका एनर्जी इन जूल. और अभी आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज 9 इंटू 10⁻31 इंटू एनर्जी. तो अभी फाइंड किया आपने 192 इंटू 10⁻19. ओके, तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल है ना. 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन, पहले आंसर देख लो. यू हैव नो टू ऑप्शंस वेरी नियर टू ईच अदर, तो ऐसे केसेस में अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो कर सकते हो. तो व्हाट इज 192 इंटू 2? नहीं, तो चलो और सिंपल कर देते हैं. 10⁻31 और -19 कितना होता है, -50. उसका रूट कितना होता है -25, करेक्ट. ये 9 इंटू 2 इज 18. तो 9 का रूट लेता डायरेक्टली तो 3 आता, और रूट 2 इज 1.414. तो 1.4 इंटू 3, 1.4 इंटू 3 तो 4.2 आएगा वो. और 192 को 196 मान लिया. व्हाट इज 196 का रूट 14. ओके, तो ऐसा आ गया आपके पास. अब दिस इज 6.63 अपॉन 14 4 56 है ना. 56 और 60 मान लो अप्रोक्सीमेटली 60 अप्रोक्सीमेटली. ये 10⁻25 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10⁻⁻9. दिस इज 1/10 अप्रोक्सीमेटली, 1/10 है ना. तो 1/10 मतलब 0.1 और 10⁻⁻10, तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम. अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम बोल रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1.13. फिर भी अगर आपको एग्जैक्ट करना है तो एग्जैक्ट आप कर सकते हो. एग्जैक्ट भी आपका आंसर यही आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर क्या था ये 16, तो ऑप्शन बी है. तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में ही सही है, बी इज करेक्ट. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम एनर्जी. एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल, दे हैव सेम एनर्जी. द de Broglie wavelength कंपेयर एज. ये भी सिंपल क्वेश्चन है. de Broglie wavelength को कंपेयर करना है, तो अभी देखा हमने de Broglie wavelength इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, लेकिन एनर्जी सेम है. तो एनर्जी सेम है तो फिर किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ मास पे करेगा ना. अभी तो देखा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या था, अंडर रूट ऑफ 2me. तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास. गुड. तो क्या क्या बोला था, प्रोटॉन, फिर क्या बोला था न्यूट्रॉन, उसके बाद था इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद था अल्फा पार्टिकल. अब पहले तो जो दो पार्टिकल का मास सेम है उनका वेवलेंथ भी सेम होगा. किसका मास सेम होता है,
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, मतलब लैम्डा फॉर प्रोटॉन एंड लैम्डा फॉर न्यूट्रॉन विल बी सेम। तो लैम्डा फॉर प्रोटॉन एंड लैम्डा फॉर न्यूट्रॉन कहाँ सेम दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी और सी में। डी तो नहीं हो सकता, सबका सेम नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम दिख रहा है। चलो ये हो गया ए बी सी में से एक, चेक कर लेते हैं। सबसे ज्यादा मास जिसका होगा ना उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल सबसे कम वेवलेंथ होगा। कहाँ पर दिख रहा है? सबसे कम, सबसे कम, ये सबसे कम नहीं है। यस, ये यस, ये यस, तीनों में दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है तो उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो देखो कहाँ सबसे ज्यादा दिख रहा है? बी। इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इक्वल है और अल्फा पार्टिकल का सबसे कम है। ऑप्शन बी। खत्म हो गया, डन। लिखने ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An electron gun with its anode at a potential of 100 volt fires out electron in a spherical bulb containing hydrogen gas at low pressure, 10 raised to minus 2 mm of mercury. A magnetic field of 2.83 into 10 raised to minus 4 Tesla curves the path of the electron in a circular orbit of radius 12 centimeter. The ratio E by m is, वैसे E by m तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो आप। E पता ना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 into 10 raised to minus 19. What is mass of electron? 9.1 into 10 raised to minus 31. तो डायरेक्ट भी आ जाएगा वो। तो E by m it is of course 1.6 into 10 raised to minus 19 upon mass is 9 into 10 raised to minus 31. तो डायरेक्ट निकाल सकते हो वैसे। What is 1.6? एक काम करो, ये 1.6 को पॉइंट हटा दो, 10 raised to minus 20 और minus 31, तो 10 raised to minus 20 और 31, तो 10 raised to 11। तो 16 by 9 कितना होता है? 1.7 के आसपास इंटू 10 रेज़ टू 11, तो 1.7 इंटू 10 रेज़ टू 11। ऑप्शन नंबर, अच्छा ये सेम दिया हुआ है, चलो ठीक है, ए और डी। पर ये क्वेश्चन ऐसा घुमा घुमा के क्यों पूछा? ये क्वेश्चन इसके लिए ऐसा पूछा, आपको ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड जब पाथ को कर्व करता है, साइक्लोट्रॉन देखा था तुमने, साइक्लोट्रॉन में भी ऐसे था ना, इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है एक्सेलरेट करवाना और मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है कर्वेचर देना। तो अगर आप इनके गिवन डेटा के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दे विल टेल यू कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड? QVB, यहाँ पे Q मतलब E, VB इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R। V और V हो गया कैंसल, तो E by M इज V by BR, है ना, V by BR। अब आपको V दिया है क्या? V नहीं, तो पहले V फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको दिया है, कहाँ दिया है, कहाँ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना, ओके। तो आपको पहले V फाइंड करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, रेडियस दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड, V कैसे फाइंड करोगे? दैट इज समथिंग यू नीड टू वर्कआउट। कैसे करोगे V फाइंड? स्पीड कैसे फाइंड करोगे? हाउ डू यू फाइंड आउट स्पीड? भूल गए? तो इसलिए डायरेक्ट बता दिया मैंने, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि V कैसे फाइंड करोगे। अभी मैंने बताया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड कर्वेचर देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन कर रहा है टू एक्सेलरेट द चार्ज। तो वर्क डन कहां से आता है? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है, वर्क डन। मुझे पता है ये एनर्जी है, ये वर्क है, मुझे पता है, मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूं। तो यू शुड नो वर्क डन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर। इट कम्स फ्रॉम, याद है क्या? QE, वेयर V इज पोटेंशियल, Q इज चार्ज। तो यहाँ से हमको V स्क्वायर इक्वल टू 2QV अपॉन मिल जाएगा M। तो V मिल जाएगा 2 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल अपॉन मास। तो यहाँ से V फाइंड करोगे, E पता है, V पता है, M पता है, तो स्पीड मिल जाएगा। हाँ स्क्वायर है वो ठीक है, लो अंडर रूट कर दिया, हो गया। तो अभी फाइंड करोगे और आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे एंड देन यू विल फाइंड आउट व्हाट इज E by M।
तो ई बाई एम ये रेशो इंपॉर्टेंट रेशो होता है, तो यहाँ से भी मिल सकता है, बट आई वुड सजेस्ट यू अभी यहाँ से फाइंड करो या डायरेक्टली फाइंड करो, बात तो एक है। तो अननेसेसरी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जस्ट फाइंड इट फ्रॉम हियर ई बाई एम। तो आंसर तो यही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 mm फ्रॉम अ सोडियम लैम्प फॉल्स ऑन अ फोटो सेल। फोटो सेल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही यूज होता है, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही यूज होने वाला है। एंड कॉज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.5 वोल्ट with light of wavelength 0.4 mm from a sodium lamp, the stopping potential is 1.5. With this data, the value of किसका वैल्यू पूछा है वो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वैल्यू ऑफ व्हाट डोंट नो। तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो वीएस 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 वोल्ट सेकेंड क्या पूछा है बताओ, किसका वैल्यू पूछा है, किसका पूछा है? वेवलेंथ दिया हुआ है, यस। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है दोनों केस में, यस करेक्ट। तो क्या पूछा होगा, क्या क्या पूछ सकते हैं? वर्क फंक्शन, तो दे कैन आस्क यू वर्क फंक्शन। तो चलो देखते हैं, पूछा तो वर्क फंक्शन ही होगा, तो क्वेश्चन में मिस प्रिंट है ऑफ कोर्स। तो व्हाट दे आर आस्किंग यू इज आई थिंक वर्क फंक्शन तो जूल में आएगा ना, वर्क फंक्शन कैसे आएगा? इट्स नॉट वर्क फंक्शन। तो लेट अस थिंक, वर्क फंक्शन तो नहीं आएगा। ये क्या क्या होता है और इक्वेशन में क्या क्या होता है? वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ भी नहीं आ सकता। वर्क फंक्शन होता है, वो भी नहीं आ सकता। देयर समथिंग कॉल्ड इज h अपॉन e। h के यूनिट्स याद है? h जूल सेकेंड, और ये होता है कुलम में, कुलम चार्ज एज इन कुलम ना, जूल मतलब एनर्जी, और ये आ गया आपका चार्ज, यू नो दिस इज वोल्ट। वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू वी, अभी तो लिखा था हम लोगों ने। तो वर्क डन अपॉन चार्ज कितना है? वोल्ट। इसका मतलब वोल्ट सेकेंड किसका यूनिट हो गया? h अपॉन e का। तो तुमको h अपॉन e पूछा है इन शॉर्ट। तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज h अपॉन e। सो द वैल्यू ऑफ h बाई e इज, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। तो ठीक है, और गुड एक्सरसाइज फॉर अस आल्सो कि यूनिट से हमने समझ लिया कि क्या फाइंड करना है हमको। तो अभी हमको क्या क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है वेवलेंथ इन द फर्स्ट केस 0.6 mm। इसको मैं फिलहाल के लिए कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, जहाँ रिक्वायर्ड होगा तब कर लेंगे। वेवलेंथ इन द सेकंड केस लैम्डा 2 इज 0.4 mm, so that is 6 into 10 to minus 4, this is 4 into 10 to minus 4 mm है ना, mm, yes। उसके बाद आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है पहले केस में, उसको मैं V1 बोल देता हूँ, कितना है? 0.5 वोल्ट। दूसरे केस में कितना बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल? 1.5 वोल्ट। एंड विद दिस डेटा यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट h बाई e। तो h बाई e कैसे फाइंड करेंगे? डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद होगा, EV, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद है क्या? h न्यू माइनस न्यू 0, ऐसा था। या फिर अदरवाइज यू कैन राइट डाउन h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा भी लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वर्क फंक्शन मुझे इक्वेशन से हटाना है। क्यों हटाना है? दिया है क्या? नहीं दिया ना, तो ठीक है। अगर पहले केस के लिए मैं लिखता हूँ, फर्स्ट केस के लिए आई विल राइट डाउन EV1 और h न्यू 1, क्योंकि दो वेवलेंथ है तो दो फ्रीक्वेंसीज होंगे। तो सेकेंड केस के लिए आई विल राइट डाउन EV2 h न्यू 2 माइनस वर्क फंक्शन, दोनों कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लिया। E आ गया तुम्हारा कॉमन, V1 माइनस V2, H आ गया कॉमन, न्यू 1 माइनस न्यू 2, और वर्क फंक्शन हो गया कैंसिल, बराबर ना? माइनस वर्क फंक्शन प्लस वर्क फंक्शन 0 हो गया। इस E को वहां शिफ्ट कर दो, जस्ट शिफ्ट इट, तो यह आ जाएगा आपका V1 माइनस V2 इक्वल टू H अपॉन E। न्यू 1 इज C बाय लैम्डा 1 माइनस C बाय लैम्डा 2। तो बन गया, फॉर्मूला तो आ गया कम से कम। तो V1 की वैल्यू कितनी दी थी? 0.5 है ना, यस, माइनस 1.5 इक्वल टू H बाई E। C को निकाल लेते हैं बाहर, 1 बाय लैम्डा 1। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी थी? 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। तो यह आ गया आपका -1 H बाई E। C की वैल्यू आएगी 3 इंटू 10 रेज टू 8। इन टर्म्स ऑफ C है क्या आंसर? नहीं, ओके। 10 रेज टू माइनस 4 भी निकाल लिया कॉमन,
4 minus 6, that is minus 2 upon 24. Okay, good. Then this is 1 जा, this is 8 जा, this is 1 जा, this is 4 जा. चलो ठीक है, आ गया आंसर अपना. ओके, तो ये ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, या तो इसको नीचे ले जाओ -12 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये माइनस और ये माइनस साइन गया. ये 4 इंटू 10 रेज टू -12 वोल्ट सेकेंड इज H अपॉन E. तो 4 इंटू 10 रेज टू -12 है क्या आंसर में? नहीं है ना. तो देखते हैं, कहीं तो हमारा कन्वर्जन में गलती हुई होगी, या तो इनके वैल्यूज में गलती हुई होगी. आई हाईली डाउट. वेवलेंथ mm में दिया है, गड़बड़ है, ऐसा मुझे लग रहा है. वेवलेंथ शुड बी इन माइक्रोमीटर, मिनिमम शुड बी इन माइक्रोमीटर. मिलीमीटर रेंज का अगर तुम वेवलेंथ यूज कर रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होने ही नहीं वाले. हायर द वेवलेंथ लोअर इज द एनर्जी. मिलीमीटर में तुम गए तो एनर्जी बहुत कम होता है. तो ऐसा मुझे लग रहा है. फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यूज को हम लोग, कैलकुलेशंस को. तो कैलकुलेशन में ये था वोल्ट में, दैट इज करेक्ट. सी इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो 10⁻⁴ कॉमन आ गया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. 4 minus 6 वो तो वहाँ से कुछ होगा नहीं. 2 minus 2 अपॉन दिस इज करेक्ट. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे शुड हैव सेड माइक्रोमीटर. तो माइक्रोमीटर अगर मैं लिखता तो 0.6 इंटू 10⁻⁻6, तो 6 इंटू 10⁻⁻7 कितना होता है यहाँ पे? -7. अगर यहाँ -7 लिखता हूँ, -7, तो नीचे आके आता है -15, है ना? -15. तो -15 है ना? यस. So there is a correction in the question. This is in micrometer range, not in millimeter. -7. So that is now -15. So answer is option C, but with a correction of micrometer, and here also micrometer. Done. Option number C. Next question number 20. A light of wavelength 600 nanometer, 600 nanometer मतलब 6 into 10⁻⁻7 is incident on a metal surface. When light of 400 nanometer is incident, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron is double. तो जब आप 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ यूज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा. द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज. सिंपल क्वेश्चन है. तो अभी अपने देखा था फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, वही यूज करना है, उसका दूसरा फॉर्म यूज करना है. काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू, याद है क्या? याद है, hν माइनस वर्क फंक्शन. मैं सिर्फ hν की जगह पे hc लिख देता हूँ, hc बाय लैम्डा, क्योंकि मुझे वेवलेंथ दिया है. तो आई विल जस्ट राइट दिस डाउन. अब पहले केस में 1 और वर्क फंक्शन सेम रहेगा क्योंकि मेटल सरफेस सेम है. दूसरे केस के लिए वी हैव K2 इक्वल टू hc बाय लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन. अब इससे पिछले केस में हमने दो इक्वेशंस बनाए थे, दोनों को सबट्रैक्ट किया था. अब कभी कभी ये भी बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सबट्रैक्ट कब करना है. देखो, आइडियली स्पीकिंग, यहाँ पे तुमको वर्क फंक्शन ना दिया था ना पूछा था, तो हमको वर्क फंक्शन नहीं चाहिए था, तो मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि सबट्रैक्ट करूंगा तो वर्क फंक्शन कैंसिल होगा. अब यहाँ पे अगर मैं करने गया तो वर्क फंक्शन कैंसिल करोगे तो फिर फाइंड क्या कर रहे हो? या फिर क्या होता है ना, हाँ, तो आइडियली स्पीकिंग तुम अगर सबट्रैक्ट करोगे तो वर्क फंक्शन ही गया यहाँ से. तो ऐसा नहीं करना. फिर क्या करना? फिर दोनों को डिवाइड कर देना. व्हेन यू डिवाइड दीज टू, डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? K1 बाय K2 इक्वल टू hc बाय लैम्डा 1 माइनस वर्क फंक्शन अपॉन hc बाय लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन. K2 ये डबल ऑफ K1 है, तो K2 इज 2K1, तो ये रेशो आ जाएगा 1/2. तो रेशो आ गया 1/2. तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू दिस. अभी शिफ्ट एंड शिफ्ट, तो आ जाएगा hc बाय लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू 2hc बाय लैम्डा 1 माइनस ट्वाइस वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन को यहाँ लाओ, ट्वाइस माइनस ट्वाइस को, और इसको वहां लेके जाते हैं. तो +2 50 माइनस 50 इज 50 इक्वल टू 2hc बाय लैम्डा 1 माइनस hc बाय लैम्डा 2. टेक आउट hc कॉमन, तो वर्क फंक्शन इक्वल टू hc बाहर आ गया, तो 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2. h इंटू सी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने बताया था, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ.
H इंटू सी का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 19.89 इंटू 10⁻⁻26। 19.89 इंटू 10⁻⁻26, उसको मैंने 20 इंटू 10⁻⁻26 कर लिया, तो 2 इंटू 10⁻25 आ गया। अगर ये याद रहता है तो कैलकुलेशन में टाइम बहुत बचेगा। तो आंसर आसपास में है कि नहीं पहले देख लो। दे आर नॉट वेरी नियर, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट फॉर 2 अदर्स आर नॉट वेरी नियर। तो मैं इसको 2 इंटू 10⁻25 लिख लेता हूँ जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस। पहले केस में वेवलेंथ कितना था? 600 नैनोमीटर, मैंने बताया 600 नैनोमीटर 6 इंटू 10⁻⁷। दूसरे केस में क्या था? 400, तो 4 इंटू 10⁻⁷। तो एक काम करेंगे, ये 10⁻⁷ को कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन आ गया तो 2/6 इज 1/3, 1/3। ओके, 4 में से 3 गए तो 1 और नीचे आएगा 12, 1 जा एंड 6 जा। ओके, तो 1/6 कितना होता है? कल ही तो देखा था 0.1/6। चलो 1/6 को 1/3 इंटू 2 कर लो। What is 1/3? 0.333. What is 1/2? 0.5. 0.5 into 0.33. 0.166 और 0.15 के आसपास मैं मान सकता हूँ, है ना? तो ये 0.16 मान लो। 10⁻² कितना आ गया? -18। ओके, गुड। अगर मुझे -19 में लिखना हो, -19 क्यों -19 कर रहा हूँ? यू शुड अंडरस्टैंड कि ये किस में है? ये जूल में है। दिस इज इन जूल। सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो वर्क फंक्शन भी ऐसा यूनिट में आएगा ना। तो इट इज 10⁻⁻19। बराबर लिखा क्या? ये देख लो एक बार, सही है क्या? सही है क्या? यस, और एक बार सोच लो, सही है क्या? 1.6 इज 0.16 इंटू 10⁻⁻1। तो मैंने यहाँ -19 लिखा, क्या लिखना चाहिए था? डेसिमल्स के साथ में यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो एक काम करना, तो कोई बात नहीं, जहां जहां प्रॉब्लम है ना वहां सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम को। इसको कुछ भी मत करो। ये जो 0.16 है ना, इसको 1.6 इंटू 10 क्या लिखेंगे? -1। सही है क्या? पक्का? हाँ, ओके। अभी -19 हो गया क्या? यस। अब मैंने ऐसा क्यों किया, उसका भी रीजन था। ऐसा करने के पीछे रीजन ये है, ये तुम्हारा जूल में था कि नहीं? आंसर ईवी में है कि नहीं? यस। जूल टू ई में जाने के लिए क्या करते हो? डिवाइड बाई ई करते हो। यही खुद ही ई है। इसको डिवाइड बाई ई करोगे तो 1 आ जाएगा, 1। तो आंसर इज नियरली इक्वल टू 1। तो आंसर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 EV। 1 EV अप्रोक्सीमेट। ऑप्शन नंबर ए, डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, assume that a molecule is moving with root mean square speed at temperature of 300 Kelvin. The de Broglie wavelength of the nitrogen molecule is, atomic mass of nitrogen is 14 point होना चाहिए, वो 14.0076 U मतलब atomic mass unit, and H की वैल्यू 66.3 into 10⁻34 गलत है, 6.63 into 10⁻34 होना चाहिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है 1.38 into 10⁻23 जूल पर केल्विन, एंड वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1.66 into 10⁻27 किलोग्राम। तो ठीक है, आपको पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू नो व्हाट इज 1 AMU। वन एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन एंड व्हाई डू यू डिफाइन? 1/12 ऑफ कार्बन 12। पहले एक बात समझ लो, जब तुम प्रैक्टिकली मतलब डे टू डे लाइफ में कुछ लेने जाते हो ना, तो नॉर्मली यू मेजर इन किलोग्राम्स और ग्राम्स। तो तुम एक स्टैंडर्ड यूज करते हो। पहले वो स्टैंडर्ड था एक, अगर याद होगा आपको, 1 किलोग्राम का एक स्टैंडर्ड ब्लॉक था। फिर वो तराजू में रखते थे, फिर ऐसे मेजर करते थे कि उसके कंपैरिजन में बराबर बैलेंस हुआ कि नहीं, 1 kg हुआ कि नहीं। फिर आया डिजिटल। तो डे टू डे लाइफ में यू यूज किलोग्राम एज बेसिकली यूनिट फॉर वेट। लेकिन जैसे जैसे तुम स्मॉलर स्केल पे जाते हो, स्मॉलर स्केल मतलब एटॉमिक स्केल पे, अब एटॉमिक स्केल पे मासेस इतने ज़्यादा होते नहीं है
कि आप उसको किलोग्राम के साथ कंपेयर करो। इट इज जस्ट लाइक मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू सम अदर स्टार इन मिलीमीटर्स, तो नहीं कर सकते ना, तो हम किसमें करते हैं, लाइट ईयर में। तो स्केल पे डिपेंड करता है कि तुमको यूनिट कौन सा यूज करना है। अगर मेरे पास बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है तो आई कैन नॉट मेजर इन ग्राम और किलोग्राम, तो हम लोग वहां पे डिफाइन करते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, एंड एज अ डेफिनेशन ऑफ इट इज द मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। हाँ, अभी ये भूल जाओ, कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12 भूल जाओ। सिर्फ एक बात बताओ, कार्बन 12 में न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? इन टोटल 12, 6 and 6। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन रफली होता है सेम। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम 12 प्रोटॉन का मास ले रहे हो, उसको 12 से डिवाइड कर रहे हो, तो बचा क्या? तो वही तो है मास ऑफ 1 प्रोटॉन 1.66 × 10⁻27। तो ये जो EMU का नोशन है ना, इसको भूल जाना। जहां भी आपको 1 एटॉमिक मास यूनिट दिखे, मतलब दैट इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो कन्वर्जन तुम्हारा अभी हो गया क्लियर, नहीं तो सोचते बैठेंगे कन्वर्ट कैसे करना। तो व्हाट इज 1 EMU? मास ऑफ प्रोटॉन, खत्म। तो 1.67 × 10⁻27। तो नंबर 1 ये था। आपको पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इट इज जस्ट h/mv। सिर्फ तुमको चाहिए v। अब ये v RMS का या तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए, √3 kBT/m, या तो याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू रिमेंबर एवरीथिंग, बट यू शुड रिमेंबर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सीखा था। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी याद है क्या? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म ½ kBT एनर्जी इज एसोसिएटेड। तो जब तुम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हो तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में यू शुड रिमेंबर कि कम से कम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, कम से कम, मिनिमम 3। कौन से 3? ट्रांसलेशन के। अब ये एक बड़ा कंफ्यूजन है कि हम लोग ट्रांसलेशनल के ही डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों लेंगे? टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। नाइट्रोजन ये मॉलिक्यूल डायटोमिक होता है कि मोनोटोमिक होता है? डायटोमिक होता है। कौन से टाइप का? रिजिड की नॉन रिजिड? इज इट नॉन रिजिड रियली? इज इट रिजिड रियली? तो अभी यहां ध्यान दो, अगर आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल हो तो जब आप इसको एनर्जी सप्लाई करते हो, एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सराउंडिंग हीट मतलब टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तो सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द टेम्परेचर इन द सराउंडिंग, दिस मॉलिक्यूल कैन परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब इसका ये पूरा मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे गया अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इसके होते हैं 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 क्यों? क्योंकि इट इज चेंजिंग x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। तो हाफ mvx², हाफ mvy² एंड हाफ mvz²। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं ट्रांसलेशन से, 2 आते हैं रोटेशन से। तो डिपेंड करता है कितना एनर्जी है। तो दिस मॉलिक्यूल कैन रोटेट ऑल्सो, तो इट कैन रोटेट। एक ये हो गया रोटेशन, एक हो गया इनसाइड आउटसाइड, मतलब एक मॉलिक्यूल का एक एटम अंदर जा रहा है, दूसरा बाहर आ रहा है, तो ये 2 हो गया रोटेशन। तीसरा होता है रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, लेकिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इनर्शिया इज 0, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। वो मासेस खुद एक्सिस पे बैठे हुए हैं, डिस्टेंस कितना है? 0। तो रोटेशन के होते हैं 2। अब अगर टेम्परेचर और भी हाई हो और अगर मॉलिक्यूल नॉन रिजिड हो तो दे आल्सो वाइब्रेट। तो वाइब्रेशन के भी आते हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है। तो टोटल हो जाते हैं 7, 3 + 2 + 2, सही है। अब जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे यहाँ पे सिर्फ 300 केल्विन का टेम्परेचर दिया हुआ है, दैट इज मोर और लेस रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन के रोटेशनल मोड्स एक्टिव नहीं होते हैं। दे क्या एक्टिव है फिर? ओनली ट्रांसलेशन। तो नाइट्रोजन के रूम टेम्परेचर पे सिर्फ 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे कमिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन, याद रखना। हायर टेम्परेचर पे जाओगे तो रोटेशन एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने लोगे? 3। अब इतना भी पता है तो यू शुड नो, एज आई टोल्ड यू, एनर्जी इज ½ mv² एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 kBT। बराबर। 3/2 क्यों लिखा? क्योंकि इक्विपार्टीशन थ्योरम के हिसाब से विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ½ kBT है। तो यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3, कमिंग ओनली फ्रॉम
ट्रांसलेशन, तो हाफ हाफ हो गया कैंसल, तो वी स्क्वायर आ गया आपके पास 3 kBT बाई एम, तो वी आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 3 kBT बाई एम, तो वी मिल गया। अब ये वी फाइंड कैसे करोगे, तो हमको सब कुछ बता तो दिया है उन्होंने, दे हैव टोल्ड यू व्हाट इज kb, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज मास, तो v इक्वल टू रूट ऑफ 3, kb की वैल्यू थी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर था 300 और मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन इन AMU 14 मान लो, AMU उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, तो यह आ जाएगा आपका 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। सही है, पक्का, श्योर, बराबर, 100% कि 28 करूं, दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 3 कब लिखते हैं, तो 2 केसेस में 3 लिखते हैं। एक होता है जब आपके पास मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है लेकिन उसके सिर्फ ट्रांसलेशनल मोड्स एक्टिव है, लेकिन अगर आप N2 ले रहे हो ना, N2, तो यहाँ 28 करना पड़ेगा। सही है, करेक्ट। अब जब आपको क्लियरली बता दिया एटॉमिक मास, नाम में लिखा है, मॉलिक्यूलर नहीं, क्या लिखा है, एटॉमिक, मतलब ये नाइट्रोजन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म का है कि एटॉमिक फॉर्म का है, इसके लिए भी 3 लिखा हमने, क्योंकि जब है ही सिंगल एटम तो रोटेशन कहां से होगा, रोटेशन तो डायटोमिक में होता है ना, तो एक एक वर्ड, ईच वर्ड विल मैटर हियर। अगर मॉलिक्यूलर मास बोला होता तो मैं यहाँ पे 5 लिखता फिर, क्योंकि उस केस में रोटेशन मिलोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, घुमा घुमा के अच्छे से तुमको बताया। एक वर्ड एटॉमिक बोलने से तुमको ये समझ में आ गया कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है, तो 14 ही लिखो, एटॉमिक पहले मान के चलो, आंसर मैच हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो देख लेंगे बाद में, बराबर। अब लुक, ये कितना है 1.38, कितना ये 1.38, ओके, इसको मैं ऐसा लिखूं क्या 13.8, चलता है क्या 13.8 लिखा तो चलेगा ना, हाँ 13.8 इंटू 10 क्या करेंगे, -1 करेंगे ना। बता दो मेरे को, पावर्स के साथ ना आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम ही लग रहा है, चलो ठीक है, छोड़ो अभी, ठीक है, हाँ ओके, फाइनली पावर्स के साथ थोड़ा संभल के रहो, हो गया कैंसिल, वेरी गुड, वेरी गुड, अप्रोक्सीमेटली कैंसिल। अब अंडर रूट ऑफ, ये देखो, ये कितना है 9, 90 है, मैंने उसको 9 कर लिया 10⁻, वेरी गुड, ये कितना है 1.6, तो 16.6 इंटू 10⁻⁻1 लिखता हूँ, चलेगा ना ऐसा, हाँ, और ये -27 था, ठीक है, तो ये कितना आ गया 3, ये कितना हो गया 4, नीचे कितना है -28, ऊपर कितना है -22, नीचे कितना बचा -6 का रूट कितना हो गया -3, 3/4 कितना होता है 0.75, तो 0.75 इंटू 10⁻³ के जगह +3 हो जाएगा, ये अभी +3, तो कितना हो गया ये 7.5 इंटू 10⁻², अभी इतना याद रखना, मीटर पर सेकेंड, यह आ गया आपका V। आपको क्या चाहिए था, वेवलेंथ, H/mv, ओके, H/mv, H की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, मास तो अभी बताया मैंने, मास 14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और V कितना आया 7.5 इंटू, मैं होता तो मैं ऐसा करता, इसको कुछ करता ही नहीं, छोड़ दो इसको ऐसा लिख लो बस, तो 3/4 लिखो उसको, V को, क्या अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ाने हैं, क्या लिखेंगे 3/4 इंटू 10⁻3, ओके, ठीक है, 1 जा 4 जा, 1.6 इंटू 4 इज अप्रोक्सीमेटली 6.4, तो ठीक है, ये गया ऊपर, तो कितना हो गया 16, 10⁻⁻27 +3 -24, ऊपर 34, तो 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम में आ गया, चलो ठीक है, समवेयर नियर, अपॉन हाउ मच 14 3 जा 42, बताओ
हाँ चलो 8/21 मान लिया, 8/21। आगे 8/21 को 8/20 लिख लो ना, 8/20 लिख लो ना इसको। 2/5 हो गया ना ये, 2/5 कितना होता है 0.4, कितना होता है 0.4 इंटू 10⁻⁻10, तो 4 इंटू 10⁻11। देखो जरा, नहीं है आंसर तो, आसपास ही नहीं है, और सभी ऑप्शन सेम देख के रखे हैं। मतलब ये बोनस क्वेश्चन है, ABCD ABCD। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, नंबर 1 आंसर्स आर ऑल सेम, नंबर 2 अभी कैलकुलेशन एग्जैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसी मेरे पास कोई और 4 ऑप्शन और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमने जो कैलकुलेशन किए वो अल्टीमेटली यही आने वाला है। तो ठीक है, ऑप्शन ABCD ऑल आर द सेम, और सॉल्व ऐसे करना है उसको। हाँ जस्ट सेकेंड, अगर आपका आंसर मैच नहीं हो तो मैं असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, अगर नहीं मैच हो तो उस केस में आपको यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए, तो मे बी यू विल हैव करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में एटॉमिक मास बोला है और हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 लिए हुए हैं, तो इसके लिए हमने मान लिया था कि ये मोनो एटॉमिक नाइट्रोजन है, पर नाइट्रोजन इज नॉर्मली डायटॉमिक गैस। तो वो एज एन असाइनमेंट तुम खुद करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देख लोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करो कि आंसर क्या आता है। अगर इससे नहीं आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करने से 100% आ जाएगा। वी आर वेरी नियर एनीवेज, हम लोग 4 इंटू 10⁻11 तो पहुंच ही गए थे, सिर्फ इन्होंने कुछ और दिया हुआ है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 4.8 वोल्ट। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ डबल द वेवलेंथ, तो पहले जितना वेवलेंथ था अभी डबल ऑफ दैट, तो 2 लैम्डा हो गया, देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स 1.6 वोल्ट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द सरफेस इज, आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है आपको, वेवलेंथ, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल, और आपको पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए तो आपको पहले वर्क फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन इज h0 विच इज hc/λ0, h इंटू सी तो पता होता है, तो λ0 मिल जाएगा आपको। तो व्हाट यू शुड डू इज, हमने पिछला ही एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हम लोगों ने इनफैक्ट वर्क फंक्शन कैसे फाइंड करते देखा है, तो यू कैन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन। तो नहीं तो फिर पूरा सॉल्व करो, कोई बात नहीं। तो इफ यू रिमेंबर, ऑफ कोर्स क्या दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा, EV इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, h0 माइनस वर्क फंक्शन। ओके बराबर, h0 की जगह पे hc/λ कर लो, क्योंकि तुमको इंफॉर्मेशन वेवलेंथ का दिया हुआ है, hc/λ। अब EV1 तो यहाँ पे λ1, तो EV2 इक्वल टू hc/λ2 माइनस वर्क फंक्शन, एंड आई टोल्ड यू टू डिवाइड दिस नॉट टू सब्ट्रैक्ट दिस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो वर्क फंक्शन ही गया, वहां से वर्क फंक्शन गया तो तुमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं मिलेगा। डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे इन दोनों को, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लोगे तो E कैंसल, तो V1/V2 इक्वल टू hc/λ1 माइनस वर्क फंक्शन अपॉन hc/λ2 माइनस वर्क फंक्शन। V1 की वैल्यू कितने दी हुई है आपको, 4.8, तो V1 इज 4.8 और V2 कितना दिया हुआ है, 1.6। ओके, तो hc/λ1, λ1 इज लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, और hc/λ2, λ2 इज 2 लैम्डा, डबल बोला ना, डबल द वेवलेंथ, तो बराबर है 2 लैम्डा हो गया। ये हो गया 1 and 3, इसको शिफ्ट कर दो वहां पे, तो what you will have is 3hc/2 lambda minus 3 times of work function equal to hc/λ minus work function. Good. Then अरे 3/2 मतलब 1.5 में से 1 गया तो आधा बचा ना, हाँ, तो 1/2 hc/λ इक्वल टू 2 times of वर्क फंक्शन। आंसर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि मुझे यहाँ से लैम्डा हटाना नहीं है, फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो यहाँ से तुमको वर्क फंक्शन मिल गया,
कितना मिल गया वर्क फंक्शन 1/4 hc by lambda. बट व्हाट इज वर्क फंक्शन h nu 0 मतलब hc by lambda 0, तो इट इज hc by lambda 0. तो hc हो गया कैंसल, तो क्या हो गया 4 लैम्डा. तो 4 लैम्डा आंसर में है ना, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23rd. When radiation is incident on a photoelectron emitter, the stopping potential is found to be 9 volt. If E by m मतलब ratio of charge to mass for the electron is 1.8 into 10 raised to 11, हमने 1.73 into 10 raised to 11 देखा ही था अभी. The maximum velocity of ejected electrons is. तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको चार्ज टू मास रेशियो दिया है, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है और आपको पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यू रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज EV0. याद रखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m Vmax स्क्वायर इक्वल टू EV0. आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी. तो Vmax स्क्वायर इज 2EV0 बाय m. सिर्फ m को शिफ्ट कर लिया, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई बाई एम इज 1.8 इंटू 10 रेज़ टू 11 और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 9. वेरी गुड, गुड फॉर अस, वेरी गुड. और ये Vmax स्क्वायर है, बताता हूँ क्यों गुड फॉर अस. बट ऑब्वियस ये 1.8 है ना, इसका पॉइंट हटाओ तो 10 रेज़ टू 10 हो गया और 9 इंटू 10 कितना होता है 18. तो इट इज 18 इंटू 10 रेज़ टू 10. ये Vmax स्क्वायर है, तो मुझे अगर Vmax चाहिए तो मैं लूंगा अंडर रूट. 18 स्क्वायर का रूट होता है 18, 10 रेज़ टू 10 का होता है 10 रेज़ टू 5. तो 18 इंटू 10 रेज़ टू 5 कहाँ दिख रहा है, ठीक. 18 इंटू 10 रेज़ टू 5 इज 1.8 इंटू 10 रेज़ टू 6, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Photoelectric emission is observed from a metallic surface for frequencies nu1 and nu2. तो एक सरफेस है जहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं फॉर फ्रीक्वेंसी nu1 and nu2 ऑफ द इंसिडेंट रेस, और आपको बता दिया कि पहला फ्रीक्वेंसी nu1 इज ग्रेटर देन nu2. इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन द टू केसेस आर इन द रेशियो 1:k, तो आपको बोला है कि मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जीज उसका रेशियो दिया हुआ है 1:k. देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटालिक सरफेस इज. वेरी गुड क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है h nu माइनस वर्क फंक्शन. आपको पूछा है, क्या पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा हो ना तो लिखना nu माइनस nu 0 ऐसा लिख लेना. एंड ये काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस का, ये भी फर्स्ट केस का. सरफेस सेम था तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम होगा. सेकंड केस का K2 h nu 2 माइनस nu 0. इन दोनों को डिवाइड कर लो क्योंकि आपको एनर्जीज का रेशियो दिया है, तो K1 बाई K2 HH हो गया कैंसल, nu1 माइनस nu 0 अपॉन nu2 माइनस nu 0. ये K1 बाई K2 का रेशियो कितना दिया हुआ है 1:k, तो ये आ गया 1:k इक्वल टू nu1 माइनस nu 0 अपॉन nu2 माइनस nu 0. तो जस्ट मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, nu2 माइनस nu 0 इक्वल टू k nu1 माइनस k nu 0. करेक्ट, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, शिफ्ट इट हियर. तो k nu 0 माइनस nu 0 इक्वल टू k nu 1 माइनस nu 2. तो यहाँ से nu 0 निकल गया कॉमन, k माइनस 1 k nu 1 माइनस nu 2. तो आपको मिल गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एज k nu 1 minus nu 2 upon k minus 1. k nu 1 minus nu 2 upon k minus 1. Option B. Last question. When a metal surface is illuminated by light of wavelength 400 and 250 nanometer, तो दो वेवलेंथ दिए हुए हैं. Maximum velocities of the photoelectron ejected are v and 2v. The work function of the metal is. तो इस केस में क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी ऐसा वर्ड यूज किया है, तो एक काम करना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता ही था, इट इज इक्वल टू h nu. एंड बाय द वे यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ दिया है तो आई विल राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ c बाय लैम्डा. तो hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, और क्योंकि वर्क फंक्शन पूछा है तो वर्क फंक्शन को मैं एज इट इज रखूंगा. और यू नो दिस इज हाफ m v स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. तो व्हाट आई विल डू इज v स्क्वायर इक्वल टू
वी स्क्वायर इक्वल टू 2/m को शिफ्ट कर दिया तो hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, राइट? दैट इज ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। ये हो गया आपका फॉर्मूला v का। अगर मेरे पास दो अलग अलग वैल्यूज है स्पीड की, मतलब दो वेवलेंथ है, तो मैं सिर्फ ऐसा करूंगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 लिख दूंगा और v2 स्क्वायर इक्वल टू 2/m hc बाय लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन कर दूंगा। गुड, यहाँ तक क्लियर? देन v1 इज, इसको डिवाइड कर लो, ठीक है ना, डिवाइड कर लो, तो v1 बाई v2 का स्क्वायर इक्वल टू 2/m कैंसल, तो hc बाय लैम्डा 1 माइनस वर्क फंक्शन अपॉन hc बाय लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन, v1 बाई v2, v1 इज v, v2 इज 2v, तो 1/2 का स्क्वायर, तो v1 वॉज v, ये था 2v, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे और hc बाय लैम्डा 1 माइनस वर्क फंक्शन अपॉन hc बाय लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन, दिस इज 1/4 hc by lambda 1 minus work function upon hc by lambda 2 minus work function, shift, तो hc by lambda 2 minus work function equal to 4 times of hc by lambda 1 minus 4 times of work function, shift and shift, तो 3 times of work function is equal to 4hc by lambda 1 minus hc by lambda 2, तो यहाँ से 3 भी शिफ्ट कर देता हूँ, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 3 डिवाइड कर दिया, hc को बाहर निकाल लिया, hc बाय 3, 4 अपॉन लैम्डा 1, व्हाट इज लैम्डा 1? लैम्डा 1 इज 400 नैनोमीटर, दैट इज 4 into 10 to minus 7, तो 4 into 10 to minus 7, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन हाउ मच? 250 इज 2.5 into 10 to minus 7, ये minus 7 भी बाहर आ गया, तो hc बाय 3 into 10 to माइनस 7 आ गया बाहर, 4 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2.5, तो क्या आ जाएगा ये 2.5 माइनस 1, 1.5 अपॉन 2.5, 15/25 इज 3/5, कितना होता है ये? 3/5 है ना? यस, तो 3/5 है, तो hc बाय 3 इंटू 3/5 इंटू 10 to minus 7, ऊपर जाके क्या हो गया? +7, 3 हो गया कैंसल, 1/5 इज 0.2, तो 0.2 या तो 2hc इंटू 10 to 6, तो 2hc इंटू 10 to 6, ऐसा कुछ है क्या? ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म, डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।